फिलिस्तीनियों के लिए हमदर्दी आती है। उनके नाम के बैग्स लेकर वो घूमते, टी शर्ट्स पहनकर घूमते, लेकिन जब बात दिल्ली बम धमाके की पीड़ितों की आती है तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं सुनाई देता। हमारे देश की कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें घुसपैठियों के लिए हमदर्दी आती है। घुसपैठिया बचाओ अभियान लेकर राहुल जी निकले। धर्मांतरण और नामांतरण की प्रक्रिया बढ़ेगी और अराजकता भी बढ़ेगी। लेकिन जब ये लोग नहीं माने, अंततः मुझे पीएसी फोर्स भेजनी पड़ी और बुलडोजर भी भेजना पड़ा। अब एक घुसपैठियों को चुन चुनकर देश से निकाला जाएगा। इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकाल। किस तरीके से हर राज्य में घुसपैठिए भर भर के रह रहे और किसी को कानो कान कोई खबर नहीं हो रही थी। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र। घुसपैठिए खुद अपना बैग पैक कर चुके हैं और बांग्लादेश की यात्रा पर निकल चुके। किसी भी बीमारी का जड़ से इलाज करना बहुत जरूरी है, वरना ये आगे जाकर और भी ज्यादा घातक हो सकती है। इन चुनौतियों से तेजी से निपट रहे। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। अब एक घुसपैठियों को चुन चुनकर देश से निकाला जाएगा। ये बयान हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का, जहां एक तरफ देश के 12 राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा तेजी से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने फिर ये साफ साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत पर घुसपैठियों को हमारा देश छोड़कर जाना ही होगा। और ऐसा अमित शाह ने पहली बार नहीं कहा, इससे पहले भी वो कई बार ये बात कह चुके हैं, लेकिन इस बार उनका ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा एसआईआर से कहीं बौखलाहट अगर दिखाई दे रही है तो वो बंगाल में दिखाई दे रही है। टीएमसी सरकार इसका जमकर विरोध कर रही है, लेकिन घुसपैठी अब चाहे कोई भी तिकड़म क्यों ना भिड़ा ले, एक बात तय है कि इस बार घुसपैठियों की खैर नहीं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अवैध घुसपैठियों पर अब चौतरफा घेराव शुरू हो गया है। एक तरफ एसआईआर के जरिए फर्जी वोटरों को निकाला जा रहा है, तो दूसरी तरफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल है, जिसके तहत सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। ये बिल 1 सितंबर से देश में लागू हुआ था, जिसके तहत कहां-कहां कितने घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है और ये बिल क्या है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं अमित शाह। और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं। और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। कोई घुसपैठिए को अधिकार नहीं है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणालिका को वो प्रदूषित करे और हमारे लोकतांत्रिक फैसले को प्रभावित करे। मित्रों, एसआईआर देश को एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित करने का और निर्मल करने की प्रक्रिया है। मैं आज यहां से अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता एसआईआर की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग के द्वारा चल रही है उसका पूरा समर्थन करे। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। जो दल घुसपैठियों को सुरक्षित करने के लिए, मतदाता सूची में सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि देश की जनता कभी ऐसे इरादों का समर्थन नहीं करेगी। तो गृह मंत्री का कहना है कि घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी ये उतना ही जरूरी है। लिहाजा इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल के तहत बड़ी संख्या में घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, और न सिर्फ 1 सितंबर से, बल्कि इसकी कवायद पहले ही शुरू हो चुकी है। पहलगाम हमले के बाद से भी एक्शन तेज हुआ है, उससे पहले भी एक्शन चल रहा था, लेकिन इस बिल के बाद इसमें और ज्यादा तेजी आ रही है। तो बताते हैं कि कब कब कितने घुसपैठियों को इस बिल के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है और कईयों को डिपोर्ट भी किया जा चुका है।
तो ये दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली में घुसपैठियों को लेकर पुलिस का बड़ा एक्शन, झुग्गी बस्तियों और लेबर कैंपों में चेकिंग कर पकड़े गए 28 बांग्लादेशी। ये हाल ही की रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है कि 28 बांग्लादेशी दिल्ली में पकड़े गए थे। लेकिन इसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अब तक 235 अवैध बांग्लादेशियों को दिल्ली में गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हें वापस उनके देश भेजा जा चुका है। बता दें कि पकड़े गए सभी 28 बांग्लादेशी नागरिकों के पास ना तो पासपोर्ट था और ना ही भारत में रहने के लिए कोई अनुमति। फिलहाल इन्हें टेम्परेरी डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। जो ये अभी 28 बांग्लादेशी पकड़े गए, ये उनकी बात है और वापस भेजने की प्रक्रिया उनकी चल रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस साल अब तक कुल 235 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को बाहर भेजा जा चुका है। इसके अलावा ये रिपोर्ट हाल ही की थी और इससे पहले की अगर हम बात करें, यानी मई की अगर हम बात करें, तो एक रिपोर्ट ये दावा करती है कि दिल्ली से 900 अवैध घुसपैठियों की पहचान की गई थी। 900 अवैध घुसपैठियों की हो रही पहचान, किए जाएंगे डिपोर्ट। ऑपरेशन पुश बैक के साथ देश भर में चल रहा अभियान। दिल्ली में रहते हैं सबसे ज्यादा बांग्लादेशी। तो क्या कुछ ये रिपोर्ट कहती है? अलग अलग राज्यों की सीमाओं से अवैध तरीके से भारत में घुसे बांग्लादेशी घुसपैठियों की अब खैर मुश्किल है। दिल्ली में 900 अवैध घुसपैठियों की पहचान हो गई है। उनकी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जाएगा। अवैध घुसपैठियों को पकड़ने और उनके मुल्क वापस भेजने के लिए सरकार ने ऑपरेशन पुशबैक चलाया। यानी ये हाल ही में ऑपरेशन पुशबैक चलाया गया था जिसके तहत ये सारी पहचान की जा रही थी कि भाई आपके जो राज्य है वहाँ पर कितने अवैध घुसपैठिए यूं ही रह रहे हैं बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी माफ़ कीजिएगा लीगल प्रूफ के। इसके तहत दिल्ली में लगभग 700 अवैध घुसपैठियों को पकड़कर डिपोर्ट किया जा चुका है। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के आंकड़ों की माने तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं। इसके अलावा बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान को भी मिनी बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही थी। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि मिनी बांग्लादेश बन रहा था राजस्थान। 17 जिले और 1008 बांग्लादेशी सभी को भेजा जाएगा बंगाल। मई की ये रिपोर्ट है जिसमें ये दावा किया गया है। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच, पहलगाम हमले के दौरान की रिपोर्ट है। चल रहे तनाव के बीच देश के अलग अलग राज्यों में बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों को बाहर निकालने की कवायद अभी भी जारी है। इसी कड़ी में राजस्थान से भी बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है। राजस्थान के 17 जिलों में करीब 1008 संदिग्ध बांग्लादेशियों को डिटेन किया गया है। सभी संदिग्ध बांग्लादेशियों के दस्तावेजों की जांच चल रही है। सभी जिलों में पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को जोधपुर लाया जाएगा। मतलब ये देख सकते हैं कि आप एक्शन किस तरीके से सरकार का घुसपैठियों को लेकर पहले से ही तेज चल रहा था, लेकिन अब इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल लाकर इसमें और ज़्यादा तेजी आ गई है। गुजरात की बात करें तो पहलगाम हमले के बाद एक्शन में आई गुजरात पुलिस। 1000 से ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। मतलब आप देख सकते हैं किस तरीके से हर राज्य में घुसपैठिए भर भर के रह रहे हैं और किसी को कानो कान कोई खबर नहीं हो रही थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई राज्यों की पुलिस हाई अलर्ट पर है। वहीं अब गुजरात पुलिस ने अवैध शरणार्थियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। गुजरात में 1000 से ज़्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी लोग फर्जी दस्तावेजों के साथ भारत में अवैध रूप से रह रहे थे और ये रिपोर्ट उनके लिए भी है जो लोग SIR पर भी लगातार सवाल उठाते रहते हैं कि भाई SIR की क्या ज़रूरत है या वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से अवैध दस्तावेजों, फर्जी दस्तावेजों के सहारे ये हमारे देश में रह रहे हैं और न जाने किन गतिविधियों को ये अंजाम भी दे रहे होंगे। इसके अलावा बात करें अगर असम की, तो बीते कई दिनों से हम असम को लेकर भी बात करें कि किस तरीके से हेमंता सरकार लगातार घुसपैठियों को लेकर सीरियस होती दिखाई दे रही है और वो पुशबैक प्रक्रिया वहां पर भी जारी है। तो घुसपैठियों को लेकर किस तरीके से हेमंता सरकार का एक्शन है ये हम आपको बता देते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है 21 अक्टूबर को 8 घुसपैठियों को पुशबैक किया गया, 20 अक्टूबर को 18, 23 सितंबर को 37, 12 सितंबर को 39, 8 सितंबर को 18, 3 सितंबर को 13, 30 अगस्त को 33, 26 अगस्त को 21 और 25 अगस्त को 36 घुसपैठियों को हेमंता सरकार द्वारा पुशबैक किया जा चुका है। और बंगाल की तो आप स्थिति देख रहे होंगे किस तरीके से सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में, सब जगह ये खबरें चल रही है कि किस तरीके से अब घुसपैठिए खुद अपना बैग पैक कर चुके हैं और बांग्लादेश की यात्रा पर निकल चुके हैं और ये सब हो रहा है SIR के बाद और इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल के बाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सरकार घुसपैठियों को लेकर सतर्क है। केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये संदेश दिया जा चुका है कि किस तरह से घुसपैठिए हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। चाहे वो PM मोदी हो, CM योगी हो, अमित शाह हो, सब ये बता चुके हैं कि किस तरीके से घुसपैठिए हमारे देश के लिए हानिकारक है।
पीएम मोदी कह चुके हैं कि देश की डेमोग्राफी बदलने का षड्यंत्र चल रहा था, हमारी सरकार इस षड्यंत्र को नाकाम करने की दिशा में काम कर रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र, एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। इसके अलावा अमित शाह भी पहले ही कह चुके हैं कि भाई भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ एक भी घुसपैठिया नहीं रह पाएगा। मैं बड़े स्पष्टता के साथ इस सभागार में बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहां एक भी घुसपैठिया नहीं रह पाएगा। राहुल बाबा, आपको जो यात्राएं निकालनी है निकालिए। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, घुसपैठियों को हम चैन से नहीं बैठने देंगे। इसके अलावा बात करें अगर हेमंता बिस्वा शर्मा की, असम में भी घुसपैठियों की मार ज्यादा है। वो भी कह चुके हैं कि हमने देखा कैसे अवैध घुसपैठी माताओं और बहनों को फंसाकर अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। घुसपैठियों की वजह से हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था ही बदल चुकी है। पहले असम, फिर बंगाल, फिर बिहार, अब झारखंड, कोई भी इससे बच नहीं पाया। सुनिए क्या कह रहे हैं हेमंता शर्मा। घुसपैठियों का कारण हमारा देश का कितना परिवर्तन हो रहा है। आप लोग ने देखा है, पहले असम, उसका बाद पश्चिम बांग्ला, अभी बिहार, अभी झारखंड में भी घुसपैठी घुसना शुरू हो चुका है। हमारा झारखंड का आदिवासी बहनों को फुसला के शादी करके हमारा यहाँ में घुसपैठियों भी अपना एक बहुत बड़ा घुसपैठी का संख्या बढ़वाने का काम कर रहा है। भाइयों और बहनों, आज आप लोग देख रहा है कि हमारा झारखंड का हालत आज बिगड़ रहा है और हमारा यहाँ में हमारे सभा में आके हमारे जेएमएम का नेता अभी जय श्री राम नहीं बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। मैं जेएमएम को बोलना चाहूंगा, आप जो भी बोले, अस्सलाम वालेकुम जो भी बोले, लेकिन भारत में राजनीति करना है तो जय श्री राम आपको बोलना ही पड़ेगा। ये आप याद में रखिए। आप हिंदुओं को अपमान करके आप राजनीति नहीं कर सकते हो। इसके अलावा बात करें अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ भी कई बार ये संदेश दे चुके हैं। वो कह चुके हैं कि भाई यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी आएंगे, धर्मांतरण और नामांतरण की प्रक्रिया बढ़ेगी और अराजकता भी बढ़ेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लोगों को जबरन वहां पे कब्जा कराने लग गया, बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। हमने एक दो बार अनुरोध किया कि भाई ये कब्जा मत कराओ, लेकिन जब ये लोग नहीं माने, अंततः मुझे उत्तर प्रदेश से पीएसी फोर्स भेजनी पड़ी और बुलडोजर भी भेजना पड़ा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में घुसपैठियों के लिए हमदर्दी भी है, वो भी उन घुसपैठियों के लिए जो तारों के नीचे से और ना जाने कहां से हमारे देश में अवैध तरीके से घुस जाते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश के कुछ नेता, हमारे देश की कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें घुसपैठियों के लिए हमदर्दी आती है, फिलिस्तीनियों के लिए हमदर्दी आती है, उनके नाम के बैग्स लेकर वो घूमते हैं, टी शर्ट्स पहनकर घूमते हैं, लेकिन जब बात दिल्ली बम धमाके की पीड़ितों की आती है तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं सुनाई देता। लेकिन ये पहले भी कहा जा चुका है कि किसी भी बीमारी का जड़ से इलाज करना बहुत जरूरी है, वरना ये आगे जाकर और भी ज्यादा घातक हो सकती है। यही वजह है कि सरकार इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल लाई ताकि बीमारी का इलाज करने में कोई भी बाधा न डाली जा सके। इलाज तो पहले भी चल रहा था, फर्क सिर्फ इतना है कि अब जड़ से हो रहा है। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।